हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट ट्यूटोरियल में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जो है कल की वीडियो में सेट नंबर 3 को जो है वो देख चुके थे और आज की वीडियो में जो है हम लोग सेट नंबर 4 को देखेंगे। यानी कि आज की वीडियो में हम लोग का जो है वो सेट नंबर 4 होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु का जो है क्रयमूल्य वो 5000 से 2000 कम है। 5000 से 2000 कम है का अर्थ 3000 है क्रयमूल्य, ठीक ना। और डीलर इस पर जो है 10% की छूट देता है और इसके बाद रिटेलर जो है अपने क्रयमूल्य पर 5% की छूट देता है। तो ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य कितना है हमसे पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है ना, यानी खरीद रेट जो है ना, वो 5000 से 2000 कम है। 5000 से 2000 कम अर्थात कितना है, 3000 है, ठीक ना। तब तो 5000 से 2000 कम होगा, 3000 होगा तब ना। उसके बाद क्या कह रहा है, डीलर इस पर 10% का छूट देता है। और जब डीलर इस पर 10% का छूट दे रहा है, यानी डीलर दे कितना पर रहा है, 90% पर दे रहा है। तो 3000 का 90% निकालेंगे तो ये क्रय मूल्य अब किसके लिए हो जाएगा, रिटेलर के लिए हो जाएगा। और रिटेलर क्या करता है, फिर इस क्रय मूल्य पर 5% का छूट दे देता है और तब ग्राहक का अंतिम विक्रय मूल्य हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए रिटेलर के लिए ये क्रय मूल्य हो गया, ठीक ना। और रिटेलर क्या करता है कि इस पर फिर से वो 5% का छूट दे देता है, यानी वो 95% में बेच लेता है। तो 95 बट्टा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 0 से 0 खत्म और 0 से 0 खत्म, फिर 2 0 से क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है अब यदि गुना करते हैं तो 9 तिया 27 और 27 और उसके बाद क्या 95 गुना करना है। तो 7 पंचे कितना, 35 का 5 हाथ में 3, 7 नमा 63 और उसके बाद 5 दूनी 10, तो 63 और 3 66 और 10 76 का 6 और हाथ में कितना 7 बचेगा और 2 नमा 18 और 7 कितना 25, यानी 2565 रुपया जो हो जाएगा वो रिटेलर के ग्राहक के लिए जो है वो विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि रूट अंडर जो है वो हमारा 1 माइनस कोस थीटा और बट्टा जो है वो 1 प्लस कोस थीटा का जो मान है हमसे पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है हम ऊपर नीचा यदि 1 माइनस कोस थीटा से गुना कर देते हैं, 1 माइनस कोस थीटा से गुना कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा दोनों कट जाएगा तो कितना, एक ही होगा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यदि हम गुना इसलिए कर दिए हैं क्योंकि रूट को पहले हमें खत्म करना है, इसलिए ऊपर नीचा जो है 1 माइनस कोस थीटा से जो है वो गुना कर दिए हैं। और 1 माइनस कोस थीटा और ये भी 1 माइनस कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, यानी हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और बट्टा जो है वो क्या है, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। तो देखिए ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है फॉर्मूला, ए प्लस जो है वो बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है, ना। तो देखिए यहाँ ए यदि इसे मान ले, बी इसे मान ले, तो ये और ये क्या बी हो जाएगा। तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी हो रहा है। और जब ये ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा तो इसे हम क्या इस रूप में लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर और क्या लिखेंगे फॉर्मूला से माइनस, तो माइनस और बी के जगह क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। उसके बाद देखिए एक का यदि स्क्वायर करते हैं तो कोई फर्क नहीं, यानी एक ही होगा तो एक ही लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि ऊपर में भी रूट है और नीचे में भी रूट है, यानी कि दोनों जगह एक पूरा रूट ही था, तो ऊपर नीचे अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये स्क्वायर से जो है ये रूट खत्म हो जाएगा। और इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को जो है हम साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ये क्या है प्लस में है, इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ से, ठीक ना। क्योंकि ये प्लस में है और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और जब हम यहाँ यदि साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह, तो इस स्क्वायर से जो है यहाँ का रूट खत्म हो जाएगा, यानी अब तो दोनों ऊपर और नीचे दोनों जगह का रूट क्या हो गया है, खत्म हो चुका है। और जब अब रूट खत्म हो चुका है तो हम क्या लिखेंगे, अब हमारा बचा क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा बचा है बट्टा
नीचे में क्या बचा है, साइन थीटा बचा है। अब इस साइन थीटा को जो है हम 1 माइनस कॉस थीटा को इस तरह लिख सकते हैं ना, ये साइन थीटा जो है 1 के लिए भी है और कॉस के लिए भी है, यानी 1/साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बट्टा साइन थीटा लिख सकते हैं। और ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि हमें फार्मूला लगाना था, फार्मूला पे लाना था, इसलिए लिखे। और साइन थीटा 1/साइन थीटा को उलट देंगे यानी पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। और माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो माइनस क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक ना। यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कोसेक थीटा माइनस जो है कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि 2013 में बेची गई साइकिल की जो संख्या है वो 2017 में बेची गई साइकिल की संख्या के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है, हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 2013 में जो साइकिल जो बेचा जा रहा है वो कितना, 45,000 बेचा जा रहा है, तो हम माना कि 45 ही ले लेते हैं। उसके बाद फिर आगे 2017 में यदि हम देखें तो 2017 में 90,000 साइकिल बेचा जाता है, तो माना ऊपर में भी 1000 वाला जीरो और नीचे से भी 1000 वाला जीरो खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि कितने प्रतिशत के बराबर है, यानी प्रतिशत हमें निकालना है। तो जब प्रतिशत निकालना रहता है तो 100 से गुना करते हैं और प्रतिशत खत्म करना होता है तो 100 से भाग करते हैं, ठीक ना। तो अब 45 गुने 2 करेंगे तो कितना, 90, और 2 से 100 कटेगा 50 बार में, यानी कि कितना प्रतिशत के बराबर है, 50% के बराबर है। वैसे तो हम देख कर भी कह सकते थे क्योंकि 2013 में 45 और 2017 में जो था वो 90 था, तो 45 का 2 गुना यानी कि 100% का क्या था, आधा था। ये 2017 में 90 था और 2015 में कितना था, 2015 कह रहा 13, 2013 में 45 था, ठीक है, और 2017 में 90 था, तो क्या था, आधा ही तो था ना। तो हम देख के भी कह सकते थे ना कि 50% है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि दो संख्याओं के बीच अंतर जो है वो 52 है और वे 7:3 के अनुपात में है, तो दोनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि दो संख्या है और वो दोनों संख्या जो है 7:3 के अनुपात में है और वो दोनों संख्या के बीच का अंतर भी हमें दिया गया, इन्हीं दोनों संख्या के बीच का अंतर 52 दिया गया है हमें। तो इन दोनों संख्या के बीच का अंतर रेशियो में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 7 और 3 का अंतर 4 हो जाएगा रेशियो में, और रियल में अंतर कितना दिया गया है, 52 यानी 52 दिया गया है। तो ये भी अंतर रेशियो में और ये रियल में अंतर, तो ये रेशियो और ये रियल, इन्हीं दोनों संख्या का ये भी और इन्हीं दोनों संख्या का ये भी, इसलिए क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। अब 4 से यदि काटते हैं तो क्या बार में जाएगा, 4 एक 4, 4 दिया 12, यानी अनुपात 1 का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो हमसे पूछ क्या रहा था कि दोनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोनों संख्या में 7 बड़ी है या 3 बड़ी है, तो 7 बड़ी है, तो अनुपात 7 का मान हमसे यानी कि पूछा जा रहा है। तो 7 गुने क्या करेंगे, 3 करेंगे, और 3 इसलिए करेंगे क्योंकि अनुपात 1 का मान 13, सॉरी 7 गुने 13 करेंगे क्योंकि अनुपात 1 का जो मान है वो क्या है, 13 है। तो अनुपात 1 का मान 13 है, तो अनुपात 7 का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें गुना करना ही पड़ेगा। तो 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78 और 13 × 7 क्या हो जाएगा, 91 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। और यदि छोटी संख्या का पूछता तो क्या करते, 3 गुने 13 करते, ठीक ना। 13 कितना हो जाता, 39 हमारा छोटी संख्या, और बड़ी संख्या जो है वो हमारा क्या है, 91 है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 12 मीटर, 14 मीटर, 16 मीटर है। तो देखिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो याद रखिएगा कि जब कभी भी हम यदि इस त्रिभुज से, इस फॉर्मूला से यदि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके लिए हमें जो है त्रिभुज का तीनों भुजा पता होना चाहिए, तब जाके जो है हम इस फॉर्मूला का यूज करके जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो निकाल सकते हैं। और एस जो होता है वो क्या होता है, सेमी परिमीटर होता है, यानी कि अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप का अर्थ होता है कि त्रिभुज के तीनों भुजा का योग जो होगा उसका आधा मान जो होगा वो अर्ध परिमाप कहलाएगा, ठीक ना। और ए जो यहाँ होता है पहली भुजा, बी दूसरी भुजा, सी जो होता है वो तीसरी भुजा होता है, ठीक ना। तो इस फॉर्मूला से किसी भी त्रिभुज का जो है हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, समबाहु का भी, समद्विबाहु का भी, विषमबाहु का भी। लेकिन हमें क्या होना चाहिए, उस त्रिभुज का तीनों भुजा पता होना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए हमें तो यहाँ तीनों भुजा दिया गया है, इसलिए इसी फॉर्मूला का जो है हम
यूज करेंगे क्षेत्रफल निकालने में, ठीक ना। तो देखिए पहला भुजा 12 सेंटीमीटर और दूसरा भुजा क्या 14 सेंटीमीटर और तीसरा भुजा जो है वो 16 सेंटीमीटर। तो तीनों का योग करके हम सबसे पहले आधा करेंगे, क्योंकि आधा जो होता है तीनों भुजा का योग वो क्या होता है, परिमाप होता है, यानी सेमी पेरीमीटर, एस का मान निकलता है। तो अब देखिए 14 और 16 कितना हो जाएगा 30 और 32 कितना 30 और 12 जो हो जाएगा वो कितना 42 हो जाएगा और 42 का आधा कितना 21 हो जाएगा, यानी एस का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, यानी सेमी पेरीमीटर जो हमारा हो जाएगा वो क्या 21 हो जाएगा। अब पहली भुजा का मान कितना है, यानी ए का जो मान हो जाएगा वो 12, बी का मान हो जाएगा 14 और सी का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो अब यदि हम इस फॉर्मूला में सभी को रखते हैं तो s के जगह 21 को रखेंगे। अब s में से s माइनस a यानी 21 में से 12 को घटाएंगे तो 12 और 8 20 और 1 21 यानी 9 हो जाएगा, गुने s माइनस b यानी s में से b को घटाएंगे, यानी कि 21 में से क्या करेंगे b को घटाएंगे, यानी 21 में से 14 को घटाएंगे तो 7, तो गुना 7। फिर s में से क्या करेंगे c को घटाएंगे तो s 21 में से क्या होगा c यानी 16 घटेगा तो गुने क्या 5, अब रूट अंडर। उसके बाद 21 को हम इस तरह लिख सकते हैं 3 गुने 7। उसके बाद 9 को भी हम इस तरह तोड़ के लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 7 और गुने तो 5 था ही, रूट अंडर। उसके बाद देखिए यहाँ रूट से यदि बाहर आएगा तो 2 3 है, 3 3 है ना, तो 2 3 के बदला क्या 1 3 आएगा बाहर। उसके बाद 2 7 है तो 2 7 के बदला 1 7 बाहर आएगा। अब तो बचा क्या 1 3 और 1 5, तो ये तो बाहर नहीं आएगा, यानी 5 या 15 जो है ये क्या करेगा रूट के अंदर ही रहेगा, तो 3 सत्ते 21 और रूट कितना हो जाएगा 15, यानी कि इसका जो है वो क्षेत्रफल हो जाएगा 21 रूट 15 जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2.6666 प्लस 2.7777 को भिन्न के रूप में निरूपित कीजिए, हमसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि 2.6666 ये कभी नहीं रुक रहा है, ठीक ना, प्लस 2.777777 ये भी कभी नहीं रुक रहा है, जा ही रहा है अनंत तक। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसका भिन्न रूप क्या होगा। तो देखिए किसी भी संख्या को पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, यानी कि वो जो बार बार रिपीटेशन हो रहा है, रिपीट हो रहा है, उसे रोकने के लिए हम लोग यदि रेकरिंग का यूज करते हैं, रेकरिंग लगा देंगे तो वो रिपीटेशन जो है रुक जाएगा, ठीक ना। यानी इस संख्या को हम लोग 2.6 पे बार लिख सकते हैं, प्लस इस संख्या को फिर क्या लिख सकते हैं 2.7 पे बार, यानी रेकरिंग लगा देंगे तो क्या होगा रिपीटेशन रुक जाएगा। अब इसे यदि हम सॉल्व करते हैं तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 2.6 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 0.6 पे रेकरिंग, प्लस फिर प्लस का चिन्ह था तो, और 2.0.7 पे रेकरिंग लिख सकते हैं, सॉरी 2 प्लस, क्योंकि आप 2 और 0.7 को ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा इसी तरह आएगा। फिर 2 प्लस 0.6 को ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा 2.6 ही आएगा, इसलिए इस तरह लिख सकते हैं। अब इस तरह लिखने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि 2 प्लस और 6 0.6 है ना, तो 6 बट्टा इसे क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, क्योंकि जितनी जैगो संख्या पे रेकरिंग लगा रहेगा उतना जो है हम क्या करेंगे बट्टा में 9 आएगा, ठीक ना। तो प्लस फिर उसके बाद 2 और फिर यहाँ 0.7 है तो फिर इसे किस तरह लिख सकते हैं प्लस 7 बट्टा 9, एक ही संख्या पर रेकरिंग लगा है तो बट्टा में एक ही 9 आएगा। अब इसे यदि हम सॉल्व करते हैं तो 2 और 2 कितना 4 हो जाएगा, बराबर 4 और प्लस 6 बट्टा 9 और प्लस क्या हो जाएगा 7 बट्टा 9। अब देखिए 9 और 9 का क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा 9 ही होगा। अब 9 चौक 36 और यहाँ जो है 6 और 7 कितना 13 हो जाएगा, 6 6 12 और 13, तो 36 और 3 कितना 39 और 10 49 बट्टा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, ठीक ना। तो याद रखिएगा किसी भी संख्या को पुनरावृत्ति को यदि रोकना है, रिपीटेशन को यदि रोकना है तो उस पर रेकरिंग लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा उसका पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन जो है वो रुक जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रक जो है वो 60 किमी पर घंटा की चाल से शहर पी से शहर क्यू तक यात्रा करता है और उसी मार्ग से 100 किलोमीटर की पर घंटा की चाल से शहर पी तक वापस लौटता है, तो दी गई यात्रा में ट्रक की औसत चाल कितनी है। देखिए क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि पी से और पी और क्यू के बीच जो है एक शहर है,
एक ट्रक है जो P से Q तक जो जाता है तो वो क्या करता है कि 60 किमी पर आवर की स्पीड से जाता है, और वो उधर से यदि रिटर्न आता है Q से P के पास तो वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो रिटर्न आता है। तो हमसे पूछ रहा है P तक वापस लौटता है, तो दी गई यात्रा में ट्रक का औसत चाल क्या होगा, हमसे पूछ रहा है। तो देखिए जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि दूरी समान हो, देखिए यहाँ दूरी समान है ना, P से Q गया और Q से P आया, यानी कि जितना दूरी गया उतना ही दूरी आया भी, यानी दूरी क्या है, समान है। और दूरी समान है और दो क्या है, अलग अलग चाल है, यानी दूरी समान हो और दो चाल दिया गया हो, और आपसे यदि औसत चाल पूछ दे तो औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि 2 इंटू एक्स इंटू वाई बट्टा एक्स प्लस वाई होता है, यानी 2 गुना पहला चाल गुना दूसरा चाल बट्टा जो हो जाएगा वो पहला चाल प्लस दूसरा चाल, ठीक ना। तो अब देखिए पहला चाल हमारा क्या है, 60 है, तो 2 गुना क्या करेंगे, 60 करेंगे, गुने दूसरा चाल हमारा क्या है, 100 है, तो गुना 100 करेंगे, बट्टा जो हो जाएगा वो x प्लस वाई, यानी 100 प्लस कितना 60, यानी 160 हो जाएगा ना। 0 से 0 खत्म, अब 8, ये जो होगा कितना 3, 2 से कटेगा 4 और 4 से कटेगा 100, 25, 25 किया कितना 75 हो जाएगा, यानी औसत चाल जो हमारा हो जाएगा ट्रक का वो 75 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि जब कभी भी एक इस तरह दूरी समान हो और दो चाल दिया हो तो औसत चाल निकालने के लिए कहे तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा कि 2 इंटू एक्स वाई बट्टा एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक ना। एक्स और जो होगा पहला चाल, वाई दूसरा चाल। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि ए जो है 100 अंडे को 4 मिनट में गिन सकता है, जबकि बी जो है उतने ही अंडे यानी 100 ही अंडे को 5 मिनट में गिन सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर 450 अंडे गिनने के लिए काम करते हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा। देखिए क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि ए जो है किसी 100 अंडा को यदि वो गिनना चाहता है ना तो 4 मिनट में गिन लेगा, और बी नाम का जो व्यक्ति है वो यदि उसी 100 अंडा को गिनना चाहेगा तो 5 मिनट में लगा देगा गिनने में, यानी काउंटिंग करने में, ठीक ना। यानी कितना मिनट लगाता है, टोटल 100 मिनट। ए भी 4 मिनट में 100 अंडा को गिनेगा और बी चाहेगा तो इसी 100 अंडा को 5 मिनट में गिनेगा। तो कहने का मतलब जब इस 100 अंडा को ए 4 मिनट में गिनता है तो 1 मिनट में ए कितना गिनता होगा, 4 से यदि भाग कर दे इस 100 में तो यानी 25 आएगा, यानी कहने का मतलब 1 मिनट में जो ए है वो 25 अंडा गिनेगा, तब तो 4 मिनट में 100 अंडा गिनेगा, यानी ए का जो क्षमता होगा 1 मिनट का वो कितना 25 हो जाएगा। इसी तरह बी का अब हम क्षमता यदि निकालें तो बी जो है 100 अंडा को गिनने में 5 मिनट लगाता है, तो बी को यदि 100 में यदि 5 से भाग करे तो 20 आएगा, यानी बी जो है 1 मिनट में 20 अंडा गिनेगा, तब तो 5 मिनट में 100 अंडा गिनेगा, यानी कि 1 मिनट में बी कितना 20 अंडा गिनेगा ना। तो अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, यदि वे एक साथ मिलकर 450 अंडे गिनने के लिए काम करते हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा। अब देखिए ए जो है 1 मिनट में 25 अंडा, बी 1 मिनट में 20 अंडा, और उन दोनों को मिलकर कितना अंडा गिनना है, 450 अंडा गिनना है। तो 1 मिनट में 25, 1 मिनट में 20, यानी दोनों मिल जाएगा तो 1 मिनट में कितना अंडा गिन देगा, दोनों मिल के 1 मिनट में 45 अंडा गिन देगा, और गिनना कितना है 450 गिनना है। तो 450 को गिनने में यदि 45 से भाग दे देते हैं तो कितना मिनट लगेगा, यानी कि 450 अंडा को गिनने में जो है 10 मिनट लगेगा, क्योंकि 1 मिनट में दोनों मिल के 45 अंडा, तो 10 मिनट में 45 गुने 10 यानी 450 अंडा जो है वो 10 मिनट में दोनों मिल के जो है वो गिन देगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में मेरे पिता की जो आयु है मुझसे 25 वर्ष अधिक है, 5 वर्ष पहले हमारे आयु का योगफल जो था वो 39 वर्ष था, तो मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए पूछ रहा है। देखिए वर्तमान में मेरे पिता की जो आयु है मुझसे 25 वर्ष अधिक है, तो माना कि आज यानी वर्तमान में हमारा उम्र क्या x यदि मान ले तो हमारे पिता का उम्र क्या हो जाएगा, x प्लस 25 हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार से, क्योंकि कह रहा है वर्तमान में हमारी उम्र से 25 वर्ष अधिक हमारे पिता का उम्र है, तो आज माना कि हमारा उम्र x तो हमारे पिता का उम्र x प्लस 25 हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले हमारे आयु का योगफल 39 वर्ष था, यानी कि आज ये तो वर्तमान का आयु है ना,
लेकिन आज से 5 वर्ष पहले दोनों हमारे आयु का योगफल कितना था, 39 था। यानी आज से 5 वर्ष पहले तो x-5 यानी आज से 5 वर्ष हो गया। अब प्लस यानी योगफल ही कह रहा है, और x-25 x+25 ये जो है वर्तमान का है, और 5 वर्ष पहले निकालेंगे, 5 घटा देंगे, यानी क्या हो जाएगा x+20 हो जाएगा। यानी और इन दोनों का योगफल कितना है, 39 है, तो बराबर 39। उसके बाद देखिए x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना, और ये माइनस में इधर है और उधर जाएगा तो प्लस में, यानी क्या हो जाएगा 39 और 5 कितना 44 हो जाएगा। और ये 20 जो है इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 2x बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। और 2 से कटेगा 24, 12 बार में, यानी x का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो मेरी वर्तमान आयु जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान आयु जो माने थे वो क्या माने थे, x माने थे, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक टेलीविज़न की जो कीमत है एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 कम है। यदि प्रिंटर की कीमत जो है टेलीविज़न की कीमत से दोगुनी है तो टेलीविज़न की कीमत ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि एक प्रिंटर की कीमत जो है टेलीविज़न की कीमत से दोगुनी है। प्रिंटर का जो कीमत होगा ना टेलीविज़न की कीमत से क्या है दोगुनी है, यानी टेलीविज़न का कीमत माना कि 1 होगा तो प्रिंटर का कीमत 2 होगा, तब तो टेलीविज़न से दोगुना होगा प्रिंटर का कीमत। और शुरुआत में क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि एक टेलीविज़न की कीमत जो है एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 कम है, यानी प्रिंटर और टेलीविज़न दोनों की कीमत का जो है 35,000 क्या है अंतर दिया गया है हमें, और रेशियो 35,000 अंतर दिया गया है। तो अब हम लोग रेशियो में भी क्या करेंगे कि अंतर ही निकालेंगे, तो 2 और 1 का जो अंतर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, यानी रेशियो में अंतर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, और रियल में जो अंतर है वो कितना 35,000 है। तो दोनों क्या है अंतर है, और दोनों अंतर क्या है टेलीविज़न और प्रिंटर का ही अंतर है, इसलिए क्या हो जाएगा दोनों बराबर हो जाएगा। अब यहाँ जो है रेशियो 1 का मान हमें 35,000 आया, तो हमसे पूछ क्या रहा है कि टेलीविज़न का कीमत क्या होगा। तो टेलीविज़न का तो कीमत रेशियो में क्या है 1 है, और जब रेशियो में 1 है टेलीविज़न का कीमत तो रेशियो 1 का भी मान कितना है 35,000 है, यानी टेलीविज़न का कीमत क्या हो जाएगा 35,000 हो जाएगा। यही यदि हमसे जो है प्रिंटर का कीमत पूछ देता तो प्रिंटर का कीमत रेशियो में क्या था 2 था, और रेशियो 1 का मान क्या था 35,000 था। तो रेशियो 2 का मान निकालने के लिए क्या करते 35,000 गुने 2 करते, और 35,000 गुने 2 करते तो कितना आ जाता 70,000, यानी कि प्रिंटर का कीमत हो जाएगा, और टेलीविज़न का कीमत कितना हो जाएगा 35,000 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि कक्षा 9th के विद्यार्थियों के एक समूह ने एक इलाके के प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या जानने के लिए जो है 40 परिवारों का सर्वेक्षण किया, जिसके परिणाम स्वरूप नीचे दी गई बारंबारता सारणी प्राप्त हुई, और इन आंकड़ों का जो कह रहा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरह जो है 40 परिवार का डाटा दिया गया है, और हमसे क्या कह रहा है कि इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक यानी कि मोड ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए मोड निकालने का इसका फॉर्मूला क्या होता है कि L प्लस इंटू हो जाएगा FM-F1 बट्टा जो हो जाएगा 2FM-F1-F2, और इंटू जो हो जाएगा वो गुना क्या H हो जाएगा। अब देखिए इसमें FM क्या होता है, तो FM जो है इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 10, 8, 6, 12 में किसका है 12 क्या है, तो 12 जो हो जाएगा वो FM हो जाएगा, और 12 से ऊपर वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा F1 हो जाएगा, और जस्ट 12 से नीचे वाला जो है वो क्या F2 हो जाएगा। सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, और इसमें ये फॉर्मूला याद रखने के बाद FM इसमें जिसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वही क्या है FM कहलाएगा, और इसके ऊपर वाला FM F1 हो जाएगा, और इसके जस्ट नीचे यानी 12 के जस्ट नीचे वाला F2 हो जाएगा। अब इसमें बच क्या रहा है L बच रहा है, तो जब L बच रहा है तो 12 का इसमें जो सबसे छोटा बारंबारता यानी कि सबसे छोटा यानी निचला बारंबारता यानी 6 है, तो L बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या बच रहा है H बच रहा है, तो H जो है इन बारंबारता में अंतर क्या है 2 का है 2 का है 2 का है, यानी कि H का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा H का जो मान हो जाएगा वो 2 हो जाएगा।
अब बस सभी डाटा को जो है इस फॉर्मूला पे पुट कीजिएगा और आंसर आ जाएगा। तो एल के जगह हम लोग क्या रखेंगे, 6 को रखेंगे, तो 6 और प्लस क्या एफ एम की जगह 12 को रखेंगे तो 12, और F1 की जगह क्या रखेंगे, F1 की जगह 8 को रखेंगे तो -8, फिर बट्टा 2 और FM, तो FM यानी 12 दूनी कितना हो जाएगा, अब 24 हो जाएगा। माइनस क्या कह रहा है, F1 माइनस F2 यानी F1 माइनस F2 यानी 8 -8 और -6। अब उसके बाद जब -8 और -6 करते हैं तो माइनस और माइनस कितना प्लस हो जाएगा, यानी 8 और 6 कितना 14 हो जाएगा, और 24 में से 14 घटेगा तो कितना 10 हो जाएगा, यानी सोल्व करके यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ 10 हो जाएगा। 12 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए सोल्व करने के बाद कितना हुआ, 4/10 हो जाएगा, और उसके बाद h का मान कितना, h का मान जो है वो 2 रहेगा, यानी अंतर डिफरेंस जो होगा वो h का मान कहलाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा और बट्टा कितना 5, यानी अब देखिए 6 + 4/5 हो जाएगा, 6 पंचे 30 और 4 34, यानी सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 34/5। मोड यानी बहुलक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 34/5 हो जाएगा, और दशमलव में है आंसर, तो 34 में यदि भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 छक्के 30 हो जाएगा, यानी 6 दशमलव कितना 5 अट्ठे 40, यानी 6.8 जो है वो क्या हो जाएगा, मोड यानी बहुलक हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 10 सहअभाज्य संख्याओं के किसी भी समुच्चय का महत्तम समापवर्तक HCF हमेशा खाली स्थान होता है। तो याद रखिएगा कि दो सहअभाज्य संख्या, माना कि a और b जो है वो क्या है, दो सहअभाज्य संख्या है, तो इसका जो HCF होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा, यानी कि दो सहअभाज्य संख्या रहेगा उसका HCF निकालेंगे तो हमेशा 1 होगा। लेकिन यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है कि 10 सहअभाज्य संख्याओं के समुच्चय, तो इसका भी HCF जो होगा वो क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 डिब्बों में जो है 7:5 के अनुपात में चॉकलेट है। यदि दोनों डिब्बों में चॉकलेट की संख्या का जो अंतर है वो 28 है, तो अधिक संख्या वाले डिब्बों में चॉकलेट की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि 2 डिब्बा है, उसमें कुछ चॉकलेट है जो 7:5 के अनुपात में चॉकलेट है। एक डिब्बा में 7 चॉकलेट है तो दूसरी डिब्बा में कितना चॉकलेट है, 5 चॉकलेट है। उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि दोनों डिब्बों में चॉकलेट की संख्या का जो अंतर है ना वो 28 है, यानी ये इसमें तो एक डिब्बा में 7 है, दूसरे डिब्बा में 5 है, और दोनों डिब्बा में जो चॉकलेट है उसमें अंतर कितने का है, 28 का है। उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अधिक संख्या वाले डिब्बों में चॉकलेट की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्वेश्चंस में जो दिया गया रहेगा वही निकालने का प्रयास करेंगे, यानी क्वेश्चंस में जो है अंतर दिया गया है तो हम लोग भी क्या करेंगे कि रेशियो में भी अंतर ही निकालेंगे। तो रेशियो में यदि अंतर निकालते हैं तो 7 और 5 का अंतर कितना 2 हो जाता है, और 2 का मान कितना 28 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 जो है ये भी इन्हीं दोनों डिब्बा के चॉकलेटों का अंतर है, और ये 28 जो है ये रियल में जो है इन्हीं डिब्बा के चॉकलेट का अंतर है, और ये रेशियो में है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि अनुपात 1 का मान निकालेंगे, तो अनुपात 1 का मान निकालेंगे तो 2 से कटेगा 28 14 बार में, यानी अनुपात 1 का जो मान हो जाएगा वो 14 हो जाएगा। और हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चंस में कि अधिक संख्या वाले डिब्बे में चॉकलेट की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी सबसे बड़ी। तो यानी कि 7 जो है, 7 और 5 में सबसे बड़ा कौन है, 7 है, यानी कि 7 का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो रेशियो 1 का मान 14 है, तो रेशियो 7 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि 14 गुने 7 करेंगे, तो 14 पंचे 70, 4 छक 84 और 4 सत्ते कितना हो जाएगा 98। यानी कि बड़े डिब्बा में जो चॉकलेट की संख्या है वो कितनी है, 98 है। और यदि छोटे डब्बा में पूछे तो छोटे डब्बा का तो मान 5 है, तो 5 गुने क्या करेंगे 14, यानी 14 पंचे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक ना। और अभी भी देख लीजिए अंतर कितना 28 दिया था, तो एक में 98 और दूसरा में 70 है, तो अंतर कितना आ रहा है 28 ही आ रहा है, ठीक ना। तो दोस्तों आज के वीडियो में जो है रहने देते हैं यहीं तक, और फिर जो है अगले वीडियो में जो है इसी सेट का यानी 4 नंबर सेट का ही 14 के बाद का क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन से जो है 15 नंबर क्वेश्चन से जो है हम लोग देखेंगे, ठीक।